TBFTC सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत है। क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़ रहे थे। उसमें जो है हम लोग अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित कर लिए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करेंगे, जो कि हम लोग दर्पण सूत्र जानते हैं पहले से 1/v + 1/u = 1/f होता है। अब इसको सत्यापित करने के लिए हमें पहले एक उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। आप लोग पहले से जान चुके हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है, दर्पण के पीछे, और यह आभासी होता है। ठीक है, दर्पण के पीछे जानते हैं वस्तु जब अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और जैसे जैसे वस्तु जो है अनंत से दर्पण की ओर आती है तो प्रतिबिंब फोकस से दर्पण के ध्रुव की ओर जाते रहती है, और इस तरह से जो है वो प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनता है, दर्पण के पीछे ही बनता है। तो देखिए दर्पण ये सूत्र जो प्रूफ करेंगे तो उसके पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण बनाएंगे, और उत्तल दर्पण में हम लोग एक प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के लिए किरण आरेख खींचेंगे, और उसी किरण आरेख की सहायता से हम लोग जो है वो प्रतिबिंब के लिए क्या करेंगे, ये दर्पण सूत्र को सत्यापित। देखिए ये जो है बन गया उत्तल दर्पण। तो दर्पण का ये फोकस हो गया F, वक्रता केंद्र हो गया C, और ध्रुव P है। तो इसमें हम कोई एक वस्तु लेते हैं। मान लीजिए ये वस्तु हम ये रखें, ठीक है, ये वस्तु है AB। अब इसके प्रतिबिंब निर्धारण के लिए हम लोग को पता है, पहले दो किरण आरेख खींचते हैं। एक किरण आरेख हम मुख अक्ष के समांतर खींचेंगे, जो कि कहाँ से जाएगी वो आपको पता है। देखिए मुख अक्ष के समांतर किरण खींच दिए, तो ये आपको पता है कि ये फोकस से जो है रिटर्न होती हुई प्रतीत होती है। तो ये आएगा यहाँ से नहीं, यहाँ से हम डॉट डॉट खींचेंगे, मतलब रिटर्न तो यहीं से हो जाएगा, यहीं से, लेकिन हमें लगेगा कि इस बिंदु फोकस से आ रही है। तो एक किरण आरेख ये हो गया, और दूसरा किरण आरेख हम लोग खींचेंगे वक्रता केंद्र की दिशा में, जो कि देखिए यहाँ से ऐसे ये वक्रता केंद्र है। ये वक्रता केंद्र की दिशा में जो आती है किरण यहाँ आएगी, इसी पथ पे लौट भी जाएगी, लेकिन ये हमें प्रतीत होगा कि कहाँ से, C बिंदु से आ रही है। ठीक है, इस तरह से किरण रेखा पूरा हो गया। तो यहाँ क्रॉस जो हुआ तो यही हो गया आपका प्रतिबिंब। इसको डॉट डॉट बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है। ठीक, वस्तु हो गया AB और प्रतिबिंब बन गया A', ठीक है। अब देखिए यहाँ जो किरण खींचा गया है, ये जो टकराया है इससे, तो ये दर्पण को तो हम मानेंगे MN। ठीक, तो यहाँ इस बिंदु को हम M समझते हैं, यहाँ से एक लंब खींच देते हैं ऐसे MQ। ठीक है, ये आपका फिगर पूरा हो गया। ठीक, अब फिगर पूरा हो गया। तो जैसे हम लोग अवतल में सिद्ध किए हैं वैसे ही यहाँ भी है। पहले हम ये लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि माना कि MN एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, MN एक उत्तल दर्पण है, क्या है, जिसका ध्रुव है P, जिसका ध्रुव P, फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। ये आप लोग पहले से जान रहे हैं, ये लिख दिए। अब है इसमें ये लिखते हैं कि दर्पण के सामने क्या है, दर्पण के सामने स्थित वस्तु AB का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे A', B' बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है फिगर। अब यहाँ जैसे उसमें हम त्रिभुज समरूप किए थे, वैसे ही यहाँ भी देखिए आप A, B और C। ठीक है, A' और B' C, यहाँ भी दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि क्या है, यहाँ लिखेंगे ABC, त्रिभुज ABC। देखिए क्या है, त्रिभुज ABC जो है वो किसके समरूप है, A', B' के। तो यहाँ लिखते हैं ना कि चूँकि त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज A', B', C के समरूप है। तो जैसे समरूप है तो इसलिए क्या होगा, भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो AB और बट्टा में हो जाएगा A', B', इसमें से हो जाएगा, देखिए इसमें से AC लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा A', C। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए फिर से पुनः इसमें एक बार और त्रिभुज समरूप लेना है। अब कौन लेना है, F के तक के। तो यहाँ से देखिए QMF और फिर A', B', F, ये भी समरूप होगा, जैसे उसमें था सेम वही। पुनः त्रिभुज लिखेंगे QMF। समरूप कैसे होगा सो आपको बता चुके हैं। ये 90 है तो यहाँ भी 90, फिर ये कौन था, दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। इसमें ये ABC और A', B', C में
इस तरह से आप देख सकते हैं। मान लीजिए अलग आप बनाते हैं तो आपको यही मिलेगा। देखिए ये हो गया ए बी और सी। ये जो है यहाँ दूसरा जो आएगा वो आएगा ऐसे ए डैश और बी डैश और सी। तो ये दोनों में 90 कोण है। ये वाला कोण तो दोनों में सी है, उभयनिष्ठ है। तो ऐसे करके जो है ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। आप इसमें भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया ए बी, यहाँ हो गया ए डैश बी डैश। तो ये देख रहे हैं ना, आखिर ये कोण तो दोनों में उभयनिष्ठ है, ये 90 और ये 90। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज समरूप होगा। तो वैसे ही फिर इसमें देखिए क्यू एम एफ, यहाँ देखिए आप जो फिगर यहाँ बना के समझा दे रहे हैं, ये आपको नोट नहीं करना है। ये हो गया क्यू एम और एफ है। इसी में है यहाँ है ए डैश और बी डैश। तो ये कोण उभयनिष्ठ है और ये 90 है, तो इसमें भी समरूप होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्यू एम एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्यू एम बट्टा में ए डैश बी डैश बराबर में क्यू एफ बट्टा में हो जाएगा ए डैश एफ। ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ ये जो समांतर है ये भी किसके समांतर है, क्यू एम ए बी नहीं, ये बी एम जो है वह क्या है, ए क्यू के समांतर है। तो ऐसे में ए बी जो होगा वो क्यू एम के बराबर होगा। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि क्यू एम को लिख दीजिए ए बी। तो ए बी बराबर में हो गया यहाँ ए बी बट्टा में हो गया ए डैश बी डैश बराबर में हो गया क्यू एफ बट्टा में ए डैश एफ। ये क्यों लिख दिए, तो चूँकि ए बी के बराबर क्या है, क्यू एम है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप ये लिख सकते हैं ए बी बट्टा में ए डैश बी डैश। यहाँ क्यू एफ के जगह पर देखिए क्यू से एफ तक की दूरी है, पी से क्यू एफ के, क्यू जो है पी के नज़दीक में है। तो क्यू से एफ तक की दूरी है, पी से एफ तक की दूरी में ज़्यादा अंतर है नहीं। तो क्यू एफ की जगह पर आप पी एफ को लिख सकते हैं। ठीक है, दर्पण जब गोलाई होगा तो ये जो है दूरी बहुत कम रहेगा, तो आप क्यू एफ को पी एफ लिख सकते हैं। क्यों, तो चूँकि जो है वह पी एफ बराबर होता है क्यू एफ, ये लगभग में बराबर होता है, पूरा बराबर नहीं होता है। तो ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक आ गया। अब आप समीकरण 1 में देखिए ए बी बटा में ए डैश बी डैश है और ए सी बटा में ए डैश सी है। तो आप इसके जगह पर यहाँ देखिए ये दोनों बराबर है, इसके जगह पर ये वाला बात लिख सकते हैं। तो वही से यहाँ पुट कर दीजिए। अब ए सी बटा में ए डैश सी बराबर में पी एफ बटा में ए डैश एफ। ये कैसे पुट कर दिए, तो इसमें ए बी बटा ए डैश बी डैश की जगह पर है ए सी बटा ए डैश सी। तो यहाँ इसके जगह पर हम ए डैश ए सी बटा ए डैश सी लिख दिए। ये कहाँ से लिख दिए, तो 1 से हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ से, अब इसको आप लोग चेंज करिए। चेंज क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ जो ए सी जो है वह ए सी जो है वह कुछ है कि नहीं। ए से सी तक की दूरी का क्या हम नाम देंगे, कुछ नाम नहीं देंगे। यहाँ हम दूरी का नाम अगर देना चाहेंगे तो पी से ए तक की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी, पी से ए डैश तक की प्रतिबिंब की दूरी। देखिए यहाँ से ए से सी तक की दूरी का कोई नाम नहीं है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। देखिए ए से सी तक का क्या कर सकते हैं, ए से सी तक का, यहाँ से देखिए ए से पी तक की दूरी को हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, ए से पी तक की दूरी होता है वस्तु की दूरी, और फिर पी से ए डैश तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, पी से सी तक की दूरी कहेंगे वक्रता त्रिज्या, पी से एफ तक की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। बाद बाकी कोई दूरी को हम लोग नहीं जानते हैं। आप लिखना अगर चाहेंगे यहाँ ऐसे बता सकते हैं कि ये वाला हो जाएगा आपका यू, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा वी, यहाँ से तक हो जाएगा एफ। तो इन्हीं पदों में इस सबको चेंज करना है। देखिए ए सी को क्या लिख देंगे, ए से सी तक, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए पी ए प्लस में पी सी। अब ए पी नहीं लिखे हैं, पी ए लिखे हैं। क्यों, क्योंकि जानते हैं कि निर्देशांक की परिपाटी में पढ़े हैं, कोई भी दूरी कहाँ से मापा जाता है, ध्रुव से। तो पी ए प्लस में पी सी लिख दिए। अब देखिए यहाँ ए डैश सी, इसको क्या लिखेंगे, ए डैश सी को पी सी माइनस में पी ए डैश कर दीजिए, पी सी माइनस में पी ए डैश, पूरा में से पी ए डैश घटाएंगे तो ए डैश सी आएगा। पी एफ रहेगा, ये पी एफ को क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ए डैश एफ का भी कोई नाम नहीं है, तो इसको नाम देंगे पी एफ माइनस में पी ए डैश। ये हो गया। इसको हम एक तो माने हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग जो सीखे हैं उसके अनुसार लिखिए। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से आप क्या क्या सीखे हैं, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से क्या क्या सीखे हैं। देखिए आप यहाँ सीखे हम लोग पी ए को क्या कहते हैं, पी से ए तक वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को यू, ये बाएं साइड है तो बाएं साइड तक क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, अब पी सी क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, यानी फोकस दूरी की दुगनी दूरी, तो 2f, ये प्लस में होगा क्योंकि दाएं साइड है। ये हो गया। और पी ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी, ये भी दाएं साइड है तो इसलिए प्लस में होगा। ठीक, पी ए हो गया, पी सी हो गया। अब आप देखते हैं पी ए डैश हो गया। अब पी एफ क्या है,
पी एफ क्या है, ये फोकस दूरी है, तो ये भी प्लस होगा क्योंकि दाएं साइड है। यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन मानों को समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि इन मानों को, यह मानों को किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। यह मानों को 2 में रखने पर, तो 2 में कैसे रखते हैं, अब देखिए पी ए, तब पी ए के जगह पर यहाँ पी ए प्लस पी सी है, तो पी ए के जगह पर क्या रख देंगे माइनस यू, अब प्लस में पी सी के ऊपर क्या रख देंगे 2f, ये हो गया। अब बट्टा में पी सी के ऊपर क्या रखेंगे 2f, और यहाँ है माइनस, तब पी ए डैश, पी डैश के ऊपर क्या हो गया भी हो गया, और पी एफ के ऊपर क्या आ गया एफ, और पी एफ फिर यहाँ है तो एफ, और पी ए डैश के यहाँ पर हो जाएगा भी, ये आ गया। अब इसको आप तिरछा गुना कीजिए। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे तो माइनस यू प्लस 2f, और गुना में हो जाएगा एफ माइनस में भी, यहाँ हो जाएगा एफ और 2f माइनस में भी, ये हो गया। अब देखिए इसको गुना कीजिए, यू एफ माइनस यू एफ हो जाएगा। ठीक, इसमें गुना होगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुना होगा तो यू भी हो जाएगा, इसमें गुना होगा तो 2vf हो जाएगा, यहाँ इसमें गुना होगा तो 2f स्क्वायर। ठीक, और यहाँ गुना होगा तो vf, 2f स्क्वायर दोनों साइड है, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ यू भी को छोड़ दीजिए, बाकी को उधर जाइए, 2vf माइनस में है तो हो जाएगा ये प्लस में, और यहाँ vf को पहले से है, और uf माइनस में है तो ये भी हो जाएगा इधर प्लस में, दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो यू भी 2vf में से vf घटेगा तो vf बचेगा, और यहाँ हो जाएगा uf। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ओर इसमें uvf से भाग देते हैं। ठीक है, दोनों ओर uvf से भाग देने पर, तो भाग देने पर क्या हो जाएगा, इसमें uv बट्टा में uvf, इधर भी भाग दीजिए va बट्टा में uvf प्लस में uf बट्टा में uvf, uv से भी खत्म, क्या हो जाएगा 1/f बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें f से f खत्म, v से भी खत्म, तो 1/u बचेगा, इसमें u से u खत्म, f से f खत्म, तो ये 1/v बचेगा। तो आ गया आपका फार्मूला। इसको आप लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या इसको आप ऐसे भी अगर लिख देते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, अब 1/u पहले लिखिए चाहे 1/v पहले लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं है। आपका हो गया सत्यापित किस में, उत्तल दर्पण में। हम लोग अवतल में पहले से ही कर चुके हैं, ये हो गया। इसके बाद हम लोग को अब अगले वीडियो में हम लोग सीख लेंगे आवर्धन। ठीक है, अब इस पर सवाल बनाना है। देखिए ये फार्मूला तो सीख लिए, अब इस पर अगर हम सवाल बनाना चाहेंगे तो सवाल भी 1-2 सवाल बना देते हैं। अभी देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं कि कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताएं। तो सवाल में क्या कर रहा है, आप फिगर में आप समझ लीजिए, फिगर की कैसे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं समझा देते हैं। ये है दर्पण आपका, किरण आरेख कभी कभी कहे खींचने के लिए तो आप खींच सकते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इसकी फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये तो पी हो गया। मान लेते हैं यहाँ हो गया, यहाँ तक पूरा होगा 15 सेंटीमीटर, आप शॉर्ट 15 सेंटीमीटर तो इससे बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ लीजिए, ये हो गया एफ। ठीक है, तो यहाँ इसकी दुगनी दूरी पर होता है सी, यहाँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर, तो लगभग यहाँ देखिए यहाँ 15 हुआ, यहाँ 30 हुआ, तो लगभग यहाँ होगा वस्तु। मान लेते हैं वस्तु कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, यहाँ वस्तु है, तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पहले किरण आरेख खींच लीजिए। ये किरण आरेख खींचेंगे ऐसे, तो ये फोकस से किरण जाती है, ये आपको पता है। ये किरण कहाँ से गुजरेगी, एक किरण आपको फोकस से होके रिटर्न होगी, तो इस तरह से किरण आरेख बनेगा। देखिए ये हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा किरण जो है हम लोग वक्रता केंद्र से लेते हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र से ऐसे मान लेते हैं इस तरह से जाएगी ऐसे यहाँ से, तो इससे पता चलेगा कि कहाँ बनेगा। देखिए यहाँ टकराएगा, दर्पण को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तो नहीं टकरा, इसको और आगे बढ़ाएंगे इस किरण को, तो हमें कटते हुए पता चला कि कहाँ प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो इस तरह से अब देख रहे हैं, और आगे बढ़ाना पड़ेगा इसमें। ये थोड़ा सा देखिए यहाँ क्रॉस हो गया, तो आपका प्रतिबिंब यही बनेगा। यानी इसको भी आपको यहाँ से जो है ऐसे करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ से लाइन जो है आगे बढ़ जाने के कारण ज़्यादा दूरी तक आ गया है। आप खींचने समय ध्यान देंगे यहाँ कि सटीक खींचे। देखिए यही आपका प्रतिबिंब जो है यहाँ प्रतिबिंब बन गया।
ये हो गया आपका प्रतिबिंब। ठीक, अब देखिए ऐसे तक यहाँ प्रतिबिंब किरण रेखा नहीं खींचने के लिए कह रहा है। यहाँ सिर्फ देखिए वस्तु यहाँ ए बी है, ठीक है, यहाँ वस्तु ए बी है और प्रतिबिंब हो गया आपका ए डैश बी डैश। ठीक, यहाँ आपका सवाल बनाना है, पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि आखिर कहाँ बनेगा। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, आप ऐसे देखेंगे ना, दिया है, क्या दिया है, देखिए एफ दिया है 15 सेंटीमीटर। अब बताइए प्लस की माइनस, माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है। ये हो गया। अब आप देखिए वस्तु कहाँ रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू लीजिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब वस्तु कहाँ दर्पण के आगे रहता है, तो ध्यान रखने का वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस में ही लेंगे, वो उत्तल के लिए लीजिए चाहे अवतल के लीजिए। तो ये हो गया। अब देखिए अब निकालना क्या है, यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, तो भी के मान हम निकालेंगे। दर्पण, दर्पण सूत्र से क्या होता है, यहाँ देखिए दर्पण सूत्र से हो जाएगा यहाँ क्या, 1/f 1/v लिखिए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपको निकालना है v का मान, तब 1/v को इधर रख लीजिए, 1/f माइनस 1/u को उधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/v और 1/f के मान कितना रखेंगे, -15 सेंटीमीटर, और यहाँ 1/u के मान -20 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ 1/v बराबर में एक ऊपर माइनस ले जाते हैं 15 सेंटीमीटर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 15-20 का एलसीएम हो जाएगा का 20-40 नहीं होगा 60 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा 3, कितना आ गया, तो आ गया 1/v बराबर में -1/60 सेंटीमीटर। कैंचिया गुना करेंगे तो v के मान आ गया -60 सेंटीमीटर। तो -60 का मतलब कि v के मान -60 है, इसका मतलब क्लियर है कि बाईं ओर बनेगा, यानी दर्पण के सामने बनेगा। और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर तब तक कहेंगे ना, अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप ये लिख सकते हैं, अतः प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने, माइनस दर्पण के सामने ही बनेगा, दर्पण के सामने इधर जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा, वस्तु की ओर ही, दर्पण से कितना दूरी पर, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब प्रकृति ये पूछ रहा है कैसा होगा, यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है, ये आपको हो गया। ऐसे हम लोग आवर्धन सीखेंगे तो आवर्धन के अनुसार भी प्रतिबिंब वास्तविक का भी पता चलता है, लेकिन यहाँ भी के मान से ही पता चल जाएगा कि भी के मान अगर प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा ध्यान रखिएगा वो आभासी होगा। यहाँ भी के मान अगर माइनस में आएगा तो दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, और यह प्रतिबिंब कैसा होगा, यह प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा। देखिए आप एक सवाल और आप देख लीजिए, इसमें एक सवाल हम और लेते हैं अब उत्तल के लिए। ठीक है, देखिए एक सवाल है, ये हुआ कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताएं। यहाँ किरण रेखा नहीं खींचेंगे, क्या है, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण दिया हुआ है, तो यहाँ आप लिखेंगे ना, ऐसे दिया है फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। बताइए प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो प्लस लिखे चाहे नहीं लिखे, क्यों लिखे प्लस, क्योंकि ये उत्तल दर्पण। ठीक है, ये क्या हो गया, फोकस दूरी दिया है इसका 20 सेंटीमीटर, वस्तु कहाँ रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी तो जानते हैं हमेशा माइनस लेंगे क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी कि हमें भी का मान निकालना है, तब पता चल जाएगा। तो देखिए दर्पण सूत्र आप लोग सीख चुके हैं, दर्पण सूत्र से क्या सीखे हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। निकालना हमें भी के मान है, तो आप 1/v को इस साइड रख लेंगे, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, तो मान रखिए 1/v, 1/f के मान कितना 20 रखेंगे। ठीक, यू के मान कितना रखेंगे -30 सेंटीमीटर, तो ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यहाँ जो हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर और माइनस में 1 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। दोनों का एलसीएम निकालिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ 60, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, तो कितना आ गया, 1/v हो गया 5/60 सेंटीमीटर। तो देखिए तो v बराबर क्या हो जाएगा 60/5 सेंटीमीटर, यानी 12, कितना आ जाएगा, v का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये प्लस आ गया ना, तो प्लस आ गया, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अतः ये कहेंगे, अतः प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे, प्लस है इसलिए दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर
बनेगा। कैसा होगा प्रतिबिंब? पीछे बनेगा तो आभासी होगा। यह प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये 2 सवाल बना लीजिए जो दर्पण सूत्र जो हम लोग सीखे थे उस पर। अब आप लोग, हम अगले वीडियो में आप लोग को जो बच गया है सो आवर्धन, और आवर्धन पर जो सवाल फिर आएगा वो सवाल बता दिया जाएगा। ठीक है।